गहराई में आपको ले जाएंगे, एक एक न्यूज़ डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनके साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहले किए थे ये वादे, याद हो तो पीएम मोदी ने बीते सालों में 15 अगस्त के दिन कई बड़े वादे और घोषणाएं की हैं। जी हां दोस्तों, जिनमें 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने, पॉपुलेशन कंट्रोल, अर्थव्यवस्था को लेकर नए आयाम रखे थे। लेकिन इस बार कोरोना ने कई बड़े मुद्दों को दबाया है। हालांकि चीन से तनाव के कारण भारत ने अमेरिका से अपनी बढ़ाई है और कई दूसरे देशों से भी दोस्ताना संबंध स्थापित हुए हैं। कोरोना पर हो सकती है घोषणा। इस साल कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हालांकि इसको पटरी पर लाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं, उसके कारण पूरी तरह से अर्थव्यवस्था वापस गति पकड़ने में समय लेगी। ऐसे में पीएम मोदी कोरोना से जुड़े कुछ प्रयासों, उपायों, दवा आदि की घोषणा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यहाँ ये भी बता दें कि भारत में बनने वाली कोरोना की दवा के बारे में पीएम कुछ घोषणा कर सकते हैं। अन्य मुद्दों में ये हो सकते हैं शामिल। वहीं कोरोना के अलावा देश में हाल ही में राम मंदिर जन्मभूमि पूजन हुआ और राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। ये सपना 500 साल बाद पूरा हुआ जब रामलला वापस अपनी अयोध्या नगरी लौटे। ये वो मंजर था जिसका देश के राम भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इस बारे में भी पीएम मोदी जनता से संबोधन कर सकते हैं। इसके वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। 73वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे नगर परिषद परिवार की तरफ से पूरे नगर वासियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। पूरे नगर परिषद परिवार की तरफ से पूरे शहर में चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ है और हर एक वार्ड को सैनिटाइज कराया जा रहा है ताकि मेरा शहर स्वस्थ रहे। और माइकिंग के द्वारा सभी शहर वासियों को मार्किंग कराया जा रहा है कि वो स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शहर को साफ रखे, कि वो मास्क का उपयोग करें। मेरे जितने भी मैजिक हैं उस सभी के द्वारा हर एक वार्ड, हर एक गली में ये माइकिंग हो रहा है और तमाम नगरवासियों से अनुरोध करते हैं कि वो इसमें सहयोग करें ताकि मेरा शहर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। के अलावा चीन भारत के बीच बढ़े तनाव को लेकर पैदा हुई परिस्थितियों के बारे में पीएम सुधार संबंधी घोषणाएं कर सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत किस दिशा में काम कर रहा है और इससे जुड़े आगे के क्या प्लान होंगे, इस बारे में पीएम मोदी जनता के सामने नई घोषणाएं कर सकते हैं। बीते शनिवार को पीएम मोदी ने कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है कि पीएम देश से इस अभियान को लेकर सहयोग करने की अपील करें और ये भी मुमकिन है कि पीएम इस बारे में कुछ विशेष योजना जनता के सामने रख दें। कोरोना ने कम किए निमंत्रण। इस बार कोरोना के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वालों की संख्या केवल 4000 रहेगी, जिसमें कई अधिकारी, राजनयिक और मीडिया कर्मी भी शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी और गाइडलाइंस भी दिए जा चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच बोले राजनाथ सिंह, अगर दुश्मन देश हमला करेगा तो करारा जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो हम हर बार की तरह करारा जवाब देंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में जो कुछ भी करते हैं हम हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, न कि दूसरों पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा, भारत दिलों को जीतने में विश्वास रखता है, जमीन को नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को भी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने देंगे। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से कहा, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया या किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार वह सब कुछ कर रही है जो आपकी परिचालन आवश्यकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच चीन
चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाना चाहता है। चीन एक तरफ पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर समर्थन कर रहा है, वहीं अब उसकी योजना पाकिस्तान को घातक हथियारों से लैस करने की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए पीएम मोदी का प्लान, जल्द हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कमान संभालने के बाद अब केंद्र सरकार इस केंद्र शासित क्षेत्र के कायाकल्प की तैयारी में जुट गई है। साइलेंट परफॉर्मर माने जाने वाले सिन्हा से मोदी सरकार की अपेक्षा है कि वो विकास की गाड़ी को जम्मू और कश्मीर में तेज दौड़ाएंगे। सिन्हा उपराज्यपाल की शपथ लेने के बाद दिल्ली आए तो राजधानी में 2-3 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने कई मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के लिए बड़े प्लान का ऐलान कर सकते हैं। कश्मीर का नाम लेते ही सबसे पहले डल झील का ध्यान जेहन में आता है। असल में हो या फिल्मों के स्क्रीन पर, डल झील की खूबसूरती सभी को लुभाती रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के प्लान में डल झील और उसके आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। डल झील का इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती गई। पहले ये इलाका सैलानियों से गुलजार रहता था। उन सैलानियों पर यहाँ शिकारे वालों, दुकानदारों और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े अन्य लोगों की आमदनी निर्भर रहती थी। लेकिन पहले धारा 370 हटने के बाद बंदिशों और फिर कोरोना महामारी की वजह से सैलानियों पर आश्रित रहने वाले लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इस इलाके में पर्यावरण और टूरिज्म फिलहाल दोनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लिहाजा इसे नए सिरे से विकसित करने की तैयारी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति कोविंद का चीन को संदेश, अशांति पैदा करने वालों को माकूल जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है, पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस दौरान उन्होंने चीन को भी संदेश देते हुए कहा कि जो अशांति उत्पन्न करेगा उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चीन का नाम लिए बगैर सीमा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अयोध्या में भूमि पूजन गौरव की अनुभूति राष्ट्रपति कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हुए भूमि पूजन पर कहा कि केवल 10 दिन पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव अनुभूति हुई है। देशवासियों ने लंबे समय तक धैर्य और संयम का परिचय दिया और देश की न्याय व्यवस्था में सदैव आस्था बनाए रखी। श्री राम जन्मभूमि से संबंधित न्यायिक प्रकरण को भी समुचित न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत सुलझाया गया। सभी पक्षों और देशवासियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और शांति, अहिंसा, प्रेम एवं सौहार्द के अपने जीवन मूल्यों को विश्व के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस संबंध में खुद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। साथ ही अमित शाह ने कहा, कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले 2 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जानकारी देते हुए बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोरोना के लक्षण दिखने के बाद गृह मंत्री ने टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमित शाह ने 2 अगस्त को ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई बड़ी हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। अमित शाह दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतिमान हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान, आपको होगा फायदा। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। योजना के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। यूनिक आईडी ये लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती है। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा। हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। मालूम हो कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पहले जारी किया था वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे पीएम, बोले पूर्व विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा ने कहा है कि भाजपा की 2024 में संसदीय चुनाव में फिर से सत्ता में निश्चित ही वापसी होगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कार्यप्रणाली की तारीफ की। कर्नाटक के पूर्व CM कृष्णा ने यह भी कहा कि आज भी कांग्रेस की अहम भूमिका है। वह खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एकत्रित कर नया राजनीतिक गठजोड़ बना सकती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। SM कृष्णा ने कहा है कि देश के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। हमें सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व की आलोचना के भय से मुक्त होना होगा। सभी दलों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दौर की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय जो आंतरिक लोकतंत्र था उससे सीख ली जा सकती है। 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 88 साल के SM कृष्णा ने भाजपा के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर कृष्णा ने कहा कि यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैंने भाजपा में आकर अच्छा फैसला किया। महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने और राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती तेवरों को लेकर कृष्णा ने कहा कि इसका कारण युवाओं को अपनी राय रखने और अपने लिए जगह बनाने का मौका नहीं मिल पाना है। पुरानी पीढ़ी को युवाओं के लिए जगह बनानी होगी, लेकिन उन्हें युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए पार्टी का अहम हिस्सा बने रहना चाहिए। कोई पार्टी समय के साथ बदलती नहीं है तो वह नष्ट होने लगती है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके SM कृष्णा कांग्रेस छोड़ने के बाद 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे। SM कृष्णा ने कांग्रेस में 4 दशक से ज्यादा राजनीति की। वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। फिर 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मनमोहन सिंह कैबिनेट में उन्होंने विदेश मंत्री का जिम्मा संभाला। इसके बाद कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया। रुख करते हैं अगली खबर
की तरफ बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस भूपेंद्र यादव से मिलकर करेंगे काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इसकी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव के दौरान राज्य में रहेंगे सक्रिय। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे राज्य में पर सक्रिय रहेंगे। वे वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए जाने की बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की है। उनके अनुसार गुरुवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इसका फैसला किया गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं। वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। हालांकि उन्होंने विधान परिषद सदस्य रहे अपने पिता गंगाधर राव से अलग पहचान बनाई है। छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। राजनीति में उन्होंने जमीनी स्तर से उठकर पहचान बनाई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू राबड़ी के राज में बिहार अंधेरे में था और सड़कें जर्जर थी, सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विपक्षी पार्टियों राजद और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के तेज विकास के लिए अच्छी सड़क और प्रचुर बिजली की जरूरत होती है, लेकिन बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के राज के दौरान ये दोनों ही चीजें नदारद थे। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि बिहार अंधेरे में था और सूबे की सड़कें जर्जर थी। उन्होंने कहा कि कोई भी बिहार में आना ही नहीं चाहता था। सुशील मोदी ने कहा कि इसलिए पर्यटन सहित सारे उद्योग धंधे सूबे में चौपट थे। लालू यादव राबड़ी देवी के राज में बिहार से लाखों लोगों की बेरोजगारी के चलते पलायन करना पड़ा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ भी बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो महापलायन के सियासी गुनहगार थे वे ही लॉकडाउन के समय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बस भेजने के बड़बोले दावे कर रहे थे। याद रहे, बीते मार्च महीने में कोरोना महामारी की वजह से अचानक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में जगह जगह प्रवासी मजदूर फंस गए थे। वहीं अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर बिहार समेत देश भर की सियासत में भूचाल आ गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में प्रशांत भूषण को माना दोषी। 20 अगस्त को होगा सजा का ऐलान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने प्रशांत भूषण की कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार माना है। अब सजा का ऐलान 20 अगस्त को किया जाएगा। कुछ दिन पहले न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अब सजा का ऐलान 20 अगस्त को किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीती 5 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस पर फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। अब कोर्ट ने इस मामले में अवमानना का केस माना है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट में उनके 2 ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, B.R. गवई और कृष्ण मुरारी की 3 जजों की बेंच ने भूषण के ट्वीट पर फैसला सुनाया। भूषण ने कहा कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं और अदालत के कामकाज के बारे में अपनी राय दे रहे हैं और यह न्याय में बाधा नहीं है। अवमानना कार्रवाई की आवश्यकता है। पिछली सुनवाई में भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि 2 ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे। वे अपने आचरण के संबंध में व्यक्तिगत क्षमता के न्यायाधीशों के खिलाफ हैं। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं और न्याय प्रशासन में बाधा नहीं डालते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी आज लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, गहलोत सरकार की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बीजेपी का दावा नहीं बचेगी गहलोत सरकार। विधानसभा में भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा
कि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़ों को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके घर के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया। राज्यपाल के आदेश के बाद 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी सिर्फ कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात कही गई थी। इस बीच अब अगर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो चर्चा के बाद अशोक गहलोत सरकार को अपना बहुमत साबित करना ही होगा। बगावत करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए हैं। गुरुवार शाम को होने वाले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुट के विधायक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पायलट गुट की वापसी से कई विधायक नाराज हैं और इसकी ही चिंता पार्टी आलाकमान को सता रही है। दूसरी ओर बसपा विधायकों के विलय का मामला भी अभी अदालत में चल रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने पायलट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैंप के विधायकों को भी साथ रखने की चुनौती होगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 107 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। साथ ही कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास साथी पार्टियां मिलाकर 76 का आंकड़ा है। लेकिन हाल ही में हुए मनमुटाव के एपिसोड के बाद बहुमत साबित करना इतना आसान नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में एक्टिव कोरोना केस में गिरावट, रिकवरी रेट भी बढ़ा। जी हां दोस्तों, भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब धीमा होने लगा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी में करीब 40% की वृद्धि हुई है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। अगस्त के पहले हफ्ते में यह संख्या घटकर 53,985 हो गई। भारत में रिकवरी रेट भी 70% है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में करीब 2.4 लाख संक्रमित लोगों को ठीक किया गया था। अगले हफ्ते यानी अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3.32 लाख हो गई। एक्टिव केसों की संख्या से पता चलता है कि मौजूदा वक्त में कितने लोग संक्रमित हैं। कुल कंफर्म केसों में से रिकवरी और मौतों की संख्या को घटाकर एक्टिव केसों की संख्या का पता लगाया जाता है। भारत के कुल एक्टिव केसों में से 2/3 केस 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। देश के कुल एक्टिव केसों में 1/4 अकेले महाराष्ट्र